नमस्कार बच्चों। आज के इस ऑनलाइन अध्यापन में फिर से एक बार आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। और पिछली 2 तासिकों से हम किताबें या गुलजार जी की लिखित आधुनिक संवेदना के साथ आने वाले परिवेश में हमने क्या देखा था कि किताबें हमें क्या कह रही है। कंप्यूटर के आने के कारण मनुष्य और किताबों की दूरी कैसे बढ़ी, इसके बारे में, इन सारी बातों के बारे में हमने इस कविता का अध्ययन किया है। पिछली तासिका में मैंने बता दिया था कि आप लोगों ने कहा था कि सर जी एक कृति पत्रिका कौन कौन से सवाल आते हैं, कैसे छुड़ाना है, इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। आपने व्हाट्सएप पर मुझे भेजा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये किताबें इस पद्य पर ही मैं आप लोगों की एक बार आवृत्ति ले लूँ और किस प्रकार कृति पत्रिका में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप क्या करते हो, किताबों के नीचे जो कृतियाँ दी जाती हैं, हाँ ये भी बात सही है कि किताबों में से ही वो सारे प्रश्न कृति पत्रिका में छुड़ाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की समझ में आ जाए की कृतियाँ कैसे बनती है, कसे प्रश्न तयार केले जातात आणि कसे तयार होऊ शकतात त्या कवितेमध्ये, या सगळ्यांच्याबद्दल थोडीशी माहिती तुम्हाला सांगणं मला महत्त्वाचं वाटतंय, म्हणून मी ही तासिका आता घेत आहे। आता 4थी कविता किताबें ही पूर्ण झालेली आहे। ये कविता पूरी हो गई है। अब हमें क्या करना है, मैंने उदाहरण के तौर पर 2 यहाँ कृतियाँ ली हैं और इस पर आधारित मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि सवाल कैसे पूछा जाता है, कृतियाँ कैसे बनाई जाती हैं। तो चलो बच्चों, पहले मैं पढ़ने के लिए शुरुआत करता हूँ। ये नजर आ रहा है, ठीक है ना? हाँ, अब देखो मैं पढ़ता हूँ, आप लोगों को सिर्फ गौर से देखना है और समझना है कि मैं कैसे कृतियाँ आप लोगों को छुड़ा कर बताऊंगा। तुम्हाला काय करायचं नाही याच्यात, असं फक्त बघायचे सर कसं सोडवते आणि कसे प्रश्न विचारले जातात, कशी कृतियाँ तयार होतात, ठीक है? सभी छात्रों को क्या करना है, सिर्फ गौर से देखना है मैं क्या कर रहा हूँ। ये सवाल कहाँ है, इससे पहले जो सवाल जो कृतियाँ पूछी जाती है, सबसे पहले हमारा यह काम होता है कि इसे गौर से पढ़ो, जानो, समझो। कवि के अनुसार किताबों की बदली हुई आदतें। इस कविता में 2 आदतें किताबों की बदली हुई है। पढ़ाते वक्त हमने इस पर चर्चा की थी, ठीक है ना? पढ़ते वक्त हमने इसकी चर्चा की थी कि नहीं? हाँ, देखो अब वो पद्यांश में कहाँ आ गया है इसका जवाब। मैंने कहा है सिर्फ आप लोगों को देखना है। सवाल क्या है कृतियां में, कवि के अनुसार किताबों की बदली हुई आदतें। देखो मैं अब पढ़ता हूँ, 5 मिनट चले जाए तो भी चलेगा, लेकिन समझ लेना है हमें सर जी क्या कर रहे हैं। देखो मैं पढ़ता हूँ, इसका जवाब कैसे निकालना है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनके सोबत में कटा करती थी, अब अक्सर वो हुआ नहीं करती। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। कैसी रहती है किताबें? बदली हुई। पहले तो वो चैन से रहती थी, अब क्या हो गया, बड़ी बेचैन रहती है। पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया। अब किताबें कैसे रहती है? बेचैन। कैसे ढूंढा, पता चला क्या? हाँ, उसकी आदत है, पहले चैन से रहती थी, अब वो बेचैन हो गई है। एक सवाल का जवाब हमें मिल गया। देखो आगे, अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। नींद में चलना, नींद में चलना। मैंने अभी आप लोगों के सामने ही कृति छुड़ाई। मैंने क्या किया, पद्य को पहले पढ़ा। पद्य को पहले पढ़ा। आपको जब परीक्षा में सवाल पूछा जाता है ना, तो परिच्छेद दिया जाता है, कविता की पंक्तियां भी दी जाती है, गद्य और पद्य दोनों दिए जाते हैं, और आपको बताया जाता है जो मैंने पढ़ाया है वही आते हैं। अब तो हमने 2 तासिका किताबें इस पद्य का अध्ययन किया है। ये तो बातें हमें बिना पद्य को देखे हुए ही आना चाहिए।
लेकिन फिर भी मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है, पद्य का जो पंक्तियाँ, पद्य की जो पंक्तियाँ वहाँ दी गई ना, उसे पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, उसी में उसका जवाब होता है। अब मैंने पढ़ाया है तो मैंने इसके उत्तर कैसे खोजे, आपके सामने ही खोजे। मैंने कविता की पंक्तियों को पढ़ा। जब तक आदतों का पता नहीं चलता तब तक मैं पढ़ता गया। जब मुझे आदतें पत्तियां पता चली तो मैंने दोनों के जवाब लिखे। लक्ष देते गए, जोपर्यंत उत्तर मिळालं नाही, त्यांच्या सवयी पुस्तकाचे मिळाले नाही, तोपर्यंत मी कवितेची ओळी वाचत गेलो. ठीक आहे. आता चला पुढचं. अशाच पद्धतीने सोडवायचं तुम्हाला. काय अवघड आहे का? अरे तुम्हाला शिकवलेलंच तर परिचय येतो तिथं, किंवा कवितेच्या ओळी येतात, त्यातच शोधायचं आणि परत पुन्हा लिहायचं. शोधण्याची सुद्धा आवश्यकता नाही. एवढ्या वेळेला आपण ते किताबे ह्या कवितेचा अर्थात आपण बघितलेला आहे. बरोबर आहे का? चला पुढचं थोडं मराठीत सांगतो, समजायला सोपं जाईल तुम्हाला. कवि किताबें यहाँ रखते थे. कवी पुस्तकं कोठे ठेवत होते? आता ते आणि शोधायचं. बघा मी पुन्हा शोधतोय. मी एक दोन उदाहरण घ्यायची ठरवली की बाबा कृतीमध्ये कसं सोडवायचं असतं. बघा त्याच्या पुढचं वाचतो मी. जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरे अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी. वो सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सपा पलटता तो एक सिसकी निकलती है. बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वे सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते. देखो कवि किताबें यहाँ रखते थे. किताब रखने की जगह का जब तक हमें मालूम नहीं होता तब तक मैं पढ़ता जाऊंगा. जुबान पर जो जायका आता था सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस कंप्यूटर के पर्दे पर झपकी गुजरती है. बहुत कुछ तय तय खुलता चला जाता है पर्दे पर. किताबों से जाती राब्ता था, संपर्क था, कट गया है अब. कभी सीने पे रख के लेट जाते थे. किसे? किताबों. जगह आ गई. कहाँ रखते थे? जहाँ रखते थे, सीने पे. देखो मैं लिख रहा हूं इसका जवाब. ठीक है, यहां लिखता हूं सीने पर. पहला जवाब मिल गया. ये 2 अंकों के लिए आता है. जब 4 जवाब पूछे जाते हैं तो हर एक को आधा आधा अंक दिया जाता है. तो यह प्रश्न कितने अंकों के लिए है? 2 अंकों के लिए है. 2 मार्कासाठी विचारला. पहिलेच उत्तर सापडले. सीने पर. कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे. कभी कहाँ लेते थे? गोदी में. लिखो, जैसे सवाल के जवाब मिलेंगे वैसे वैसे लिखते जाना. गोदी में. तीसरा, कभी घुटनों को रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी. घुटनों को रिहल बनाकर, घुटनों पर रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म अब मिलता रहेगा. देखो इसके पहले में और एक बात आ गई थी. नीम सजदे में आधा माथा टेक कर. नीम सजदा आधा माथा टेक कर हम किताबों में रखा करते थे. देखो सीने पर, गोदी में, घुटनों पर, माथे पर. अब मैंने क्या किया है, आपके सामने 2 उदाहरण रखे हैं. आपने कहा था ना कि कैसे खोजना है. हाँ, जब कविता की कोई पंक्तियां किताबों के बाहर की आ जाती है, जसं तुम्ही इंग्रजीमध्ये सीन पॅसेज, सीन म्हणजे अभ्यास केलेला आणि अनसीन म्हणजे तुम्ही कधीच वाचलेलं नसतं. तसं 10वीला आहे. ठीक आहे. ज्या वेळेला तसे प्रश्न येतात ना त्यावेळेला किंवा कधी पण तुम्ही ह्या पद्धतीचा वापर करायचा. सगळ्यात सोपं, जोपर्यंत उत्तर सापडत नाही तोपर्यंत वाचत जायचं, समजून घ्यायचं. मी पहिल्यांदा पुन्हा सांगतो बघा, काय विचारले ते समजून घ्या. काय विचारलंय?
कवीच्या अनुसार किताबों की बदली हुई आदतें, आदतें म्हणजे सवय, पुस्तकांची कुठली कुठली सवय बदलली. एक पहिला चैनी करते आज बेचैन झाली, चैन में रहती थी, मस्त मजे में लोग उन्हें पढ़ते थे, आनंद लेते थे, अब वो नींद में चलने लगे. इथं कवि किताबों को यहाँ, किताबें यहाँ रखते थे, कहाँ, सीने पर, गोदी में, घुटनों पर, माथे. तो चलो देखते हैं अब मैंने जो पढ़ाया है वो आपकी समझ में आ गया है या नहीं. चेक कर लेते हैं थोड़ा सा. अब देखो मैं यहाँ जो सवाल मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा बदल देता हूँ और आपको जवाब लिखने हैं. ठीक है, मैं यहाँ सवाल लिखता नहीं, सिर्फ बताता हूँ. पद्यांश में आए शरीर के अंग. जब मैं यह सवाल बना रहा था तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि पद्यांश में भाई 4 अंग, शरीर के अंगों का नाम आए हैं या नहीं आए हैं. इसलिए मैंने कौन सा सवाल किया, कैसी कृती बनाई. पद्यांश म्हणजे तुम्ही जे कवितेची ओळी वाचणार आहात त्यात शरीराचे अंग, 4 अंगांची नावं सांगायची. मी हा प्रश्न कधी विचारला, जेव्हा मला माहित होतं की कवितेमध्ये शरीराचे 4 अंगांची नावं सांगितलेली आहे. पद्यांश में आए शरीर के 4 अंग कोणते कोणते, 1 2 3 4. 1 छाती, 2 सीने पर म्हणजे छाती, छाती, गोदी में, गोदी, घुटना और माथा. हेच उत्तर आहे. जवाब यही है, जवाब यही है, लेकिन मैंने क्या किया, सवाल चेंज किया. कौन सा, कवि किताबों को यहां रखते थे. अगर किसी बच्चे ने ऐसा जवाब लिखा तो वो भी गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से. कौन से देखो, उसने लिखा सीने पर, गोदी में, घुटनों पर और अलमारी में. किताबें झांकती है बंद अलमारी के कोनों से. अलमारी म्हणजे पुस्तक ठेवायची जागाच आहे ना ती. कवी किती ठेवत होता. 5 उत्तर आहेत, त्यातली 4 लिहिलेले, कुठली पण लिहा, 5 पैकी 4. हेच लिहायला म्हणजे असं काय आहे का, अजिबात नाही. मैंने कवि पद्यांश में आए शरीर के अंग, मैं जानता था कि शरीर के 4 अंगों के बारे में यहाँ जानकारी बताई गई है, सीने पर, गोदी में, घुटने पर और माथे पर. पण मी ते काय केलं, पर काढला, सीना, गोदी, घुटना आणि माथा असं लिहिलं. झालं, 2 पैकी 2 मार्क मिळाले. ठीक है. तो चला आता काय करायचं, तुम्ही हे लिहून घ्या. आप ये पेपर में लिख लो. मैं 1 मिनट रुकता हूँ यहाँ. ये सवाल लिख लो, सिर्फ जवाब आपको पता है, लेकिन फिर से एक बार घर में जाने के बाद आप खुद ढूंढो. आपके जवाब, मैंने जवाब तो बता दिया है और कैसे लिखते हैं ये भी बताया, कृति कैसे तैयार की जाती है इसका भी विवरण मैंने आप लोगों को बता दिया है. इसके आगे के सवाल अब मैं लेने वाला हूँ. उससे पहले आप क्या करो, ये बइयों में लिख लो. थोड़ी देर रुकता हूँ मैं, कुछ जल्दी नहीं है. उसके आगे का ले ले. सवाल सिर्फ लिखो, जवाब आपको घर में लिखने हैं. मैंने लिखे हैं, फिर भी हो गए. चलो अब हमें क्या करना है, जो सवाल आपने पूछे थे ना उस पर आधारित ही मैं ये तासिका ले रहा हूँ. अब देखो, एक बच्चे ने पूछा था कि सर जी मुहावरे, देखिए एक मुहावरा मैं यहाँ उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, नजर आना. जवाब कैसे लिखते हैं, देखो आपको कृति पत्रिका में ऐसे ही छुड़ाना है. पहले मुहावरा लिखा जो कृति पत्रिका में आपको पूछा गया है, उसका जवाब देखो. उसका जवाब देखो, नजर आना मैंने लिखा, दिखाई देना मैंने जवाब क्या लिखा, दिखाई देना. हाँ, अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है. सिर्फ इतना ही लिखा है तो अंक, पूरे अंक आप लोगों को नहीं मिलेगा. सवाल कैसे पूछा जाता है,
निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए आसान वाक्य लेना है। देखिए मैं कितना आसान वाक्य लेता हूं। उस गांव में सारे आदमी पढ़े लिखे नजर आते हैं। कितना आसान वाक्य मैंने बना दिया। अब देखो मुहावरा लिखा है यहाँ, वो यहाँ आ गया है, उसका अर्थ मैंने यहाँ नहीं बताया, सिर्फ अर्थ आपको यहाँ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करते वक्त तो उस मुहावरों का इस्तेमाल करना है। समझ में आ गई कि नहीं बात? जिन बच्चों को लगता है कि भाई दिखाई देना यहाँ लिखना है तो वो गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए वाक्य में मुहावरा ही आना चाहिए। देखिए फिर से एक बार, नजर आने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, दिखाई देना। तो उसका जवाब मैंने कैसे लिखा, उस गांव में सारे आदमी पढ़े लिखे नजर आते हैं। आसान वाक्य में इस्तेमाल करो और पूरे के पूरे अंक हासिल करो। आपली स्ट्रॅटेजी यही आहे। आपल्याला सोप्या पद्धतीने जायचं, फार अवघड जाऊन वाक्य तयार करा, त्यात मग व्याकरणाच्या चुका निघतील असं वाक्य तयार करू नका। सोप्यामध्ये वाक्य तयार करा, पूर्णांक मिळवा। काय अवघड आहे का याच्यामध्ये? हां मी तुम्हाला सांगतो ना, गृहपाठ त्यासाठी देतो, तुम्हाला सोडवून सांगतो, चुकलं तरी चालतंय म्हणून सांगतो। त्याचं कारण काय, इथं चुकलं तर काय शिक्षा नाही, पेपरला चुकलं तर मात्र अंक कमी होतात। म्हणून तुम्हाला मी सांगितलं, मला आनंद झाला की तुम्ही व्हॉट्सअपवर मला विचारला की सर ह्याच्यावर चर्चा करूया, त्याच्या कृतीपत्रिकेतील ह्या कवितेच्या जी कृती आहेत त्याच्यावर चर्चा करूया। ते उत्तर लिहिताना अडचण होते, बरोबर आहे। म्हणून तर कविता शिकवत असताना आम्ही त्या सगळ्या गोष्टींचं विश्लेषण करत असतो। आम्ही पण डोक्यामध्ये ती कृतीपत्रिका घेऊनच तुम्हाला शिकवताना ते शिकवलेलं असतं। लक्षात आलं का? हां चला, मुहावरे झाले, कृतीपत्रिका कशी तयार करायची, उत्तर कशी लिहायची, शोधायची कशी, याच्याबद्दल माहिती सांगितली। आता त्याच्या पुढं हे लिहून घेतलंय ना? हाँ अब मैं जो फलक पर लिख रहा हूँ उसे आपको वहीयों में लिख कर लेना है, ठीक है। अब बहुत आसान है, कक्षा 7वीं 8वीं में पूछा जाने वाला सवाल था, लेकिन फिर से अगर आपने पूछा ही है तो मुझे बताना चाहिए। शब्दांच्या जोड्या रे मुलांनो, एवढा अवघड नाही आहे ते। पुस्तकातच घेऊया आपण। किती आहे पुस्तकात? पन्ना नंबर 14 पर है घर। देखो कैसे है ये शब्द घर, ऐसे लिखा है और क्या बताया है, शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आता शब्द युग्म म्हणजे काय, शब्दांच्या जोड्या, घर घर। आता ह्याच्यापासून हे शब्द घेऊन एक वाक्य तयार करायचं आहे। काय वाक्य बताओ मैं, या लिख कर आप लिखते हो? ठीक है लिखो। आसान भाषा है, आसान भाषा में वाक्य बनाते हैं। महात्मा गांधी जी का नाम घर घर जाना जाता है। महात्मा गांधींचं नाव कोण ओळखत नाही, घराघरात माहिती आहे, घराघरात शब्दांचे जोडे, घर घर। महात्मा गांधी जी का नाम घर घर जाना जाता है। लिखो लिखो, मैं रुकता हूं, लिखो। महात्मा गांधी जी का नाम घर घर जाना जाता है। पुस्तकातलंच घ्या, सोपं आहे एकदम। दुसरं उधळे, आपण शिकलो ना, उधळे उधळे, उधळेचे पुढे उधळेच लिहायचे। इसका अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था कि सिलाई टूटना, सिलाई टूटते म्हणजे काय, नाते संबंध टूटने। लिखो उधळे उधळे। मैंने आज तय किया था कि हर एक व्याकरण की
के ऊपर, कृति के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने बताया था पद्यांश की कृति, पद्यांश की कृति, उसके बाद मुहावरे, उसके बाद शब्द युग्म और उसके बाद और एक है जो हम देखेंगे बाद में। पहले ये तो छुड़ा लो, उधड़े उधड़े। हाँ, सिलाई टूटना, रिश्ते नाते खत्म होना। अब देखो आसान भाषा में, उस वृद्धा के, वृद्धा भी कठिन लगता है, चलो उसे भी कट कर देते हैं। उस बुढ़िया के सारे रिश्ते उधड़े उधड़े से है। लिखो, वाक्य लिखो, वाक्य में प्रयोग भी हो गया। उस बुढ़िया के सारे रिश्ते उधड़े उधड़े से है, सगळी पावली त्याची तुटलेली आहे। उस बुढ़िया के सारे रिश्ते उधड़े उधड़े से है। लिखो, लिख लिया ना? हाँ, और एक ले ले, समझ में आ गई ना बात कैसे छुड़ाना है। अब देखो, आप सोचेंगे कि उधड़े के सामने उधड़े लिखना है, ऐसा नहीं है, शब्द युग्म बताया गया है। अब देखो, मैं अलग वाक्य लेता हूँ, अलग शब्द लेता हूँ, तीसरा। अब बताओ, भला, भला भला ऐसा कहते हो? नहीं कहते, इसके साथ दूसरा शब्द आता है, भला बुरा। लिखो, भला बुरा। हाँ, वाक्य में उपयोग मैं आप लोगों को बता देता हूं। आसान भाषा है। भला बुरा कैसा भी हो, भला बुरा कैसा भी हो, भाई भाई होता है। सोप्या वाक्यात उपयोग करायचा, पूर्ण मार्क मिळतात। भला बुरा, त्याच्या पुढे 3 आहेत, अजून ती लिहित नाही, तुम्ही पुस्तकात लिहून घेताय का? बघा, किताबों में लिख लो। भला बुरा, प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार। आज का जमाना प्रचार प्रसार का है, झालं वाच। पुढचं आहे, पुढचं पुस्तकात कुठलं दिलेलं आहे? भूक। हाँ, भूकचं काय? भूक प्यास, भूक प्यास। किसान भूख प्यास सहन करते हुए अपना काम हर रोज करता है। भूख प्यास, लक्षात आलं का? भूक प्यास। पुढचं भोला, भोला भाला, भोला भाला। रमेश एक भोला भाला लड़का है, झालं वाक्य। रमेश एक भोला भाला लड़का है। वाक्याला अर्थ आला ना, वाक्य आपलं बरोबर आहे असं समजायचं। जिस वाक्य को अर्थ होता है वो वाक्य सही होता है। रमेश एक भोला भाला लड़का है। ठीक है, तो चलो और एक बात मैं बताना यहाँ महत्वपूर्ण समझता हूँ। एक बच्चे ने मुझे पूछा है व्हाट्सएप पे कि सर जी इस पद्यांश में आए उर्दू शब्दों के बारे में जानकारी लिखो या उर्दू शब्द लिखो, ऐसा सवाल था वो, यही है ना? हाँ, तो इस पद्यांश में बच्चों मेरे हिसाब से 3 शब्द आए थे जो उर्दू भाषा के थे, जिसको हिंदी ने स्वीकार किया है। किताबों में आई है तो हमें स्वीकार ही करनी है। पहला शब्द है, लिख लो, थोड़ा सा कठिन भी लगता है, 9वीं की छाप में हुआ। पहला शब्द आया था नीम सजदा। नीम सजदा यानी आधा माथा टेकने की स्थिति, आधा माथा टेकने की स्थिति, आधा माथा टेकने की स्थिति। 2 अर्थ से ले सकते हैं, आधा माथा टेकने की स्थिति यानी कि नीम सजदा। दूसरा शब्द आया था जो कठिन था, उसका अर्थ भी मैंने लिख कर दिया था ना आपको। इसका इल्म कहा तुम्हें, इल्म का मतलब है ज्ञान। पहला शब्द है नीम सजदा, दूसरा शब्द है इल्म और तीसरा शब्द था आइंदा, जिससे मैंने कहा था हम आइंदा का इस्तेमाल करते हैं आता, असं ह्याच्यासाठी आपण आइंदा वापरतोय, पण तो शब्द उर्दूमध्ये आलेला आहे आइंदा म्हणजे भविष्य। लिखो आइंदा। 3 शब्द मैंने बताए, एक नीम सजदा, दूसरा इल्म और तीसरा है आइंदा। 3 शब्द लिखोगे तो भी पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे एक बात आप लोगों की अच्छी लगी कि आप लोगों को कृतियाँ छुड़ाते वक्त जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वो मुझे आप पूछ रहे हो। अगर आपको ऐसा ही करना है, जब कभी भी पढ़ाते वक्त या पढ़ाई करते वक्त जो कठिनाइयाँ आती हैं उसे बहियों में लिख लो और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज दो कि सर जी हमें ये छुड़ाते वक्त तकलीफ आ रही है। तो हम क्या करेंगे, जब कोई पाठ पूरा हो जाता है
तो उसका स्वाध्याय हम लेते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे इससे, इसके आगे जब तक पाठ चलता है पाठ पढ़ाएंगे, पाठ खत्म हो गया तो कृतियाँ जब हम छुड़ाते हैं ना, तब आप लोगों को सवाल मुझे पूछिए, आप लोगों को पता चलेगा कि आज पाठ खत्म हो गया है। तो आने वाली तासिका में हम क्या करेंगे, जिन जिन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है पढ़ाई करते हो, वो सारी बातों का जिक्र मैं फिर से यहाँ करूँगा, इस पर चर्चा होगी, और जो शंकाएं आपके मन में है, आशंकाएं, वो सारी नष्ट हो जाएगी। समझून जाएगी, तुम्हारा समझ जे शंकाएं क्या पूरी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आज की तासिका में हम यहीं पर रुकते हैं। कल की तासिका में फिर से हम एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे या व्याकरण की शुरुआत। आप लोगों को क्या लगता है, पाठ पढ़ेंगे या व्याकरण? व्याकरण। तो ठीक है, कल की तासिका में हम व्याकरण की पढ़ाई करेंगे। जो भाग होगा वो मैं आने के बाद आप लोगों को बता दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, रुकते हैं।